गुड मॉर्निंग सभी को। कल की क्लास में हम लोग देखे थे राष्ट्रपति पद की योग्यता, है ना। योग्यता कंप्लीट हो गया था। आज उसके आगे का स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पिलर चल रहा है अभी केंद्र सरकार, और चैप्टर हमारा चल रहा है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता कल की क्लास में हमने देख ली थी। अब इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जितना पढ़े सब क्लियर, याद है सभी को? कर रहे हो रिवाइज की नहीं कर रहे हो घर जाके? आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं। देखो, योग्यता कल की क्लास में हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे योग्यता के बाद शर्तें, है ना। आर्टिकल वाइज देख रहे हैं। कल की क्लास में देखे थे आर्टिकल 58, आज की क्लास में देखेंगे आर्टिकल 59 से आगे, ठीक है। तो 59 बताता है राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति 52 में लिखा है। इसका मतलब हमें ये समझना है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में तो आर्टिकल 52 है राष्ट्रपति के पद के बारे में। देन आर्टिकल 53 है, कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम संघ की कार्यपालक शक्ति। ठीक है, और किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, 54 फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये बताया गया कि राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होंगे, राष्ट्रपति होंगे निर्वाचित। और निर्वाचित भी कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन शामिल होंगे, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया आर्टिकल 54 में। देन 55 है निर्वाचन की प्रक्रिया। हाँ, एक ही मतलब है। निर्वाचन की प्रक्रिया बोलो, निर्वाचन की रीति बोलो। रीति प्रक्रिया एक ही है ना, पर्यायवाची। हाँ, बता देना। अभी ठीक है? अभी ठीक है शायद। तो निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 54 है ना। इसके बाद क्या आता है 55 में? कार्यकाल राष्ट्रपति का, या फिर इसको पदावधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, 52, 53, 54। अच्छा, ठीक, ओके। 56 और ये आ जाएगा 57। ठीक है, 52, 53, 54, 55, 56, 57 कार्यकाल हो गया। फिर आएगा पुनः निर्वाचन। ओके, इसके बाद है 58, जिसमें बताया गया है योग्यता के बारे में, या अर्हता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अर्हता इस प्रकार से। क्लियर? योग्यता अर्हता एक ही मतलब है। ठीक है, ये बताया गया 58 में। देन आ जाएंगे 59। हाँ, यानी कि शर्तों के बारे में बताया गया है। फिर है शपथ, और आर्टिकल 61, 62 महाभियोग। आज महाभियोग हम लोग कवर कर लेंगे। और पद में रिक्ति की पूर्ति हेतु, जब राष्ट्रपति के पद में रिक्ति आ जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। ठीक है, तो ये बताया गया है पूरा। ठीक है, अभी तक हमने कहाँ तक देख लिया? योग्यता तक कर लिए थे अभी तक लास्ट क्लास में। तो ये यहाँ तक हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज शर्तों से आगे देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में बताया गया है राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में। ठीक है, क्या क्या शर्तें होंगी राष्ट्रपति पद के लिए। शर्तों में बेसिकली ये बताया गया है कि क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है राष्ट्रपति को बेसिकली। ठीक, क्लियर है। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ से आप देखेंगे सुविधाएं मिलना चालू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल पहले सुविधाओं को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा किसको, राष्ट्रपति को। तो सबसे पहली बात सुविधाओं की हम बात कर लेते हैं। बिना कोई किराया चुकाए, ऑब्वियस सी बात है किराया थोड़ी देंगे, है ना, बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास। आधिकारिक निवास राष्ट्रपति का कौन सा है, राष्ट्रपति भवन, ये वाला। ठीक है, ये आवंटित होगा सबसे पहली बात। दूसरी बात, संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। दूसरी बात, एक तो पहले घर मिल गया, घर की तो बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा विशेषाधिकार, यहाँ पे शब्द यूज किया है, विशेषाधिकार में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे ट्रैवल हो, एरोप्लेन से हो, चाहे उनका पर्सनल व्हीकल हो, कुछ भी, चाहे सिक्योरिटी हो, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सभी चीज़ें इसमें काउंट हो जाती है, वेतन भत्ते और प्लस विशेषाधिकार में सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा उसकी उपलब्धियां यानी कि वेतन भत्ते विशेषाधिकार जो भी प्रदान kiए गए हैं पदावधि के दौरान, 5 साल के टर्म के दौरान, क्या नहीं किए जाएंगे, कम नहीं किए जाएंगे। आई बात समझ में, कम नहीं किए जाएंगे। स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसको चेंज करके लिखा जा सकता है, राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते विशेषाधिकार हैं, है ना, उसकी पदावधि के दौरान कम किए जा सकते हैं करके, तो वो हो जाएगा गलत। आई बात समझ में, इसलिए एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। ठीक है, तो कम नहीं किए जाएंगे। अब इसके अलावा जो प्रमुख बात क्या है, सबसे पहली बात, संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा या फिर राज्य विधायिका, राज्य विधायिका मतलब विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को। अगर मान लो सदस्य है तो फिर उनको पद ग्रहण करने से पहले देना होगा त्यागपत्र। ठीक है, मान लो कोई विधायक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पद ग्रहण करने से पहले उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर, पहली बात। तो संसद के किसी भी सदन हो गया या राज्य विधायिका यानी कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, उसके सदस्य नहीं होने चाहिए, और अगर हैं ऐसे तो उनको पद ग्रहण करने से पूर्व, शपथ ग्रहण करने से पूर्व देना होगा त्यागपत्र। सही बात समझ में। दूसरा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। एक तो पिछली क्लास में हमने देखा योग्यता में, ठीक है, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा ना, किसी लाभ के पद पर न हो, तो लाभ के पद पर जो होगा वो तो अयोग्य घोषित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई सरकारी नौकरी में है या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है जिसमें गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है 50% से ज़्यादा है, वहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो तो लाभ के पद के अंतर्गत आएगा, तो वो तो शामिल नहीं हो सकते, बेसिकली कंटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं अपने पद से इस्तीफा देके। इसीलिए आप देखेंगे कि कई सारे IAS हो गया जो गवर्नमेंट जॉब में है ना, वो रिज़ाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा विधानसभा का भी इलेक्शन होता है तो अपने पद से पहले त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, तब जाके इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, क्योंकि वो लाभ के पद पर हैं। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो हमने योग्यता में देखी थी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ के पद पे नहीं होगा तब तो फिर योग्य है राष्ट्रपति बनने के लिए। और हालांकि जो एक्सेप्शन है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, चाहे संघ के हो राज्य के, वो नहीं आते। तो मंत्री बने बने भी राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको फिर उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप जॉब में रहते रहते कंटेस्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आप मान लो जॉब में हो तो आप जॉब में रहते रहते चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन कोई मंत्री है, कोई राज्यपाल है, वो उस पद पे रहते रहते चुनाव लड़ सकते हैं, जीत जाएंगे तो उससे त्यागपत्र दे देंगे, राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, लेकिन लाभ के पद के कंटेस्ट में क्या होता है, जब आप जॉब करो तो लाभ के पद में आ रहे हो, आपको पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी आपके लिए रिस्क है, समझ रहे हो। अगर उधर कभी नहीं हो, इधर से भी गया, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन उसमें क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और राज्यपाल, इन लोग अपने पद पे रहते रहते चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, जीत गए तो फिर राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे, हार गए तो राज्यपाल तो है, मंत्री तो है, जो भी। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे ये बोला गया है कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा। पोस्ट मिल गया राष्ट्रपति का, अब केवल राष्ट्रपति ही रहेंगे और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। क्लियर। तो दो बातें याद रखना। पहली बात, संसद हो गया या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, और पद ग्रहण करने के बाद लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है, केवल राष्ट्रपति का पद का कर्तव्य का कार्यपालन करेंगे और कोई पद धारण नहीं करेंगे। क्लियर है।
और ये दो बातें तो हो गई। और इसके बाद हमने देखी सुविधाएं, आधिकारिक निवास मिलेगा, वेतन भत्ते विशेष अधिकार दिए जाएंगे संसद द्वारा निर्धारित। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है संसद द्वारा, ठीक है। संसद कानून बनाकर बेसिकली इनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार के बारे में समय समय पर बेसिकली उसको चेंजेस करती है, ठीक है। बढ़ाया जाता है जनरली, कम तो किया नहीं गया आज तक, ठीक है। और दूसरी बात ये है उपलब्धि और भत्ते जो है, वेतन भत्ते विशेषाधिकार, कुछ भी सुविधाएं हैं पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। अभी 2022 से द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति बनी, 2027 तक उसका टर्म है उनका बेसिकली। अब 2027 के पहले उनका टर्म में बेसिकली उनके जो वेतन भत्ते विशेषाधिकार है उसको कम नहीं किया जाएगा, ठीक है, यही बोला गया है। तो यहाँ तक समझ आया। 5 बातें प्रमुख है। स्टार्टिंग की 2 बातें ये है कि संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। अगर है तो देना पड़ेगा त्यागपत्र, पद ग्रहण करने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्लियर है। दूसरी बात क्या है, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बन गए, अब उसके बाद केवल राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का ही पालन करेंगे वो, ठीक है, और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। उसके बाद जो 3 बातें हैं, सुविधाएं जो उनको प्राप्त है उसके बारे में, राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा, पहली बात। वेतन भत्ते विशेषाधिकार संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जो प्राप्त होंगे उनको, और ये वेतन भत्ते विशेषाधिकार जो है उनकी पदावधि के दौरान, कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है, समझ आई बात। तो इस सिंपल सी बात बताई गई है राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में। आर्टिकल याद रखना 59, ठीक है। डिटेल में जाके पूछेंगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से, ठीक। और जनरली जो वनडे वाला एग्जाम जो आता है, अगर डायरेक्ट पूछ दिया कि राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में कौन सा आर्टिकल बताया गया, तो 59 में, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, जो आर्टिकल है वो है शपथ ग्रहण से रिलेटेड, ठीक। आर्टिकल 60 जो बताता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, किस आर्टिकल में बताया गया है, 60। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने का फॉर्मेट क्या है, राष्ट्रपति क्या शपथ ग्रहण, जब शपथ ग्रहण करते हैं तो क्या बोलते हैं वो, 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो पूछा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखो अगर चाहो तो। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति पद वो धारण करने वाले, पद ग्रहण करने वाले। तो राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, या राष्ट्रपति पद का श्रद्धा पूर्वक कार्य पालन करूंगा। पहली बात, राष्ट्रपति पद ग्रहण कर रहे हैं तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना उनका सबसे मूल उद्देश्य होगा। तो श्रद्धा पूर्वक अपने पद के कर्तव्यों का कार्य पालन करूंगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि संविधान देश का सबसे सुप्रीम लॉ और विधि जो संसद बना रही है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, ठीक है, समझ आई बात। परिरक्षण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्व, जो मूल रूप में बना के रखना, ठीक है, मूल अवस्था को बनाए रखना। संरक्षण उसको सुरक्षित रखने का काम करना, और प्रतिरक्षण अगर कोई बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने का काम करना। बेसिकली प्रतिरक्षण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलेंगे इम्यूनाइजेशन, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस में इस वर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, इम्यूनाइजेशन का। कोई अगर वायरस आ रहा है तो बॉडी में इम्यूनिटी वो करने के लिए वैक्सीन दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से। तो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, किसका, संविधान और विधि का। तो बेसिकली हम बोले तो संविधान जो सबसे सुप्रीम लॉ है देश का, और विधि जो संसद बना रही है, उनका बेसिकली कंजर्वेशन करना है, मेन बात, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति है, यानी कि पूरी जनता के राष्ट्रपति है देश के, तो जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये 3 बातें हैं जो राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति बेसिकली बोलते हैं, सारी चीजें, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद रखना तो रख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाए संभावना कम है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 60 जो बताता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में, ठीक है। योग्यता 58, शर्तें 59 और 60 में है शपथ ग्रहण के बारे में, ठीक है। आई बात समझ में, योग्यता, शर्तें और शपथ 58, 59, 60। राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा, और देश की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, ठीक है। 3 बात। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ दिला कौन रहा है, शपथ तो ग्रहण कर रहे हैं, शपथ दिला कौन रहा है। तो क्वेश्चन जो आता है, एक तो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 60, और जो दूसरी बात जहां से क्वेश्चन आता है ये है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हम भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो मान लो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम, जो मोस्ट सीनियर जज होंगे, है ना, वो दिलाएंगे राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ। क्लियर है? कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और अगर वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बेसिकली पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को उनकी पद की शपथ दिलाते हैं, आपको पता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो वो अनुपस्थित है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऐसा अगर क्वेश्चन बना लिया गया, अभी तक बनाया नहीं गया है, बनाया जा सकता है, ठीक है। मैं अगर एग्जामिनर होता तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बनाता, ठीक है, घुमा फिरा के, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? तो ऑप्शन क्या क्या दिया जा सकता है? एक तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको फंसाने के लिए उपराष्ट्रपति दे सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री भी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति दे सकते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश तो देंगे क्योंकि राइट आंसर यही है, ठीक है। और किसी एक को टाल देंगे, ठीक है, जहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखना वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। और इसके अलावा ये तो बात हो गई, हम लोग चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति इलेक्ट हो रहा है वो पद की बेसिकली पहले शपथ ग्रहण करेंगे, देन फिर अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो आपको पता है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो कौन काम करते हैं राष्ट्रपति के तौर पे? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो वो काम करते हैं। तो जो भी राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा, चाहे एक दिन के लिए करे, उनको पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे ना, तो शपथ लेना पड़ेगा, यही सेम, तभी उनका कार्य करेंगे। समझ रहे हो? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जैसा हम लोग देखेंगे अभी आने वाले आर्टिकल में, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, मृत्यु है, महाभियोग की प्रक्रिया जब होगी तो पद उनका वैकेंट हो जाएगा। तो कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तो वो कार्यभार ग्रहण करेंगे, उससे पहले उनको शपथ लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति पद की। और इस टाइम पीरियड में जो भी उनको वेतन भत्ते मिलेंगे सब राष्ट्रपति को मिलने वाले मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति है ना भाई, ठीक है, इसलिए। आई बात समझ में? सेम शपथ यही दिलवाएंगे, चाहे कोई भी हो, वरिष्ठतम न्याय, सॉरी कहाँ है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। अब मान लो आप बोलेंगे फिर कि क्या बोलते हैं यार, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब तो फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो वरिष्ठ, उनके बाद जो जज रहेंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है, उनके बाद जो सीनियर जज रहेंगे। क्लियर? तो ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है शर्तों में, एक तो वेतन भत्ते विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है, तो आप एग्जाम में पूछा अगर जाए तो याद रख लेना। 2018 में किया गया था संशोधन, ठीक है, संविधान में संशोधन नहीं, कानून में बेसिकली, ठीक है। जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित जो कानून है जो संसद पास करती है, उसमें संशोधन किया गया। एक तो 2008 में किया गया था, तो 2008 में संशोधन करके जो राष्ट्रपति की सैलरी थी वो निर्धारित थी 1.5 लाख, ठीक है। और इनका जो पेंशन था इसका जस्ट हाफ, यानी कि 75,000, ठीक है। 2018 में किया गया संविधान में नहीं, संसद विधि में संशोधन किया गया, ठीक है, क्योंकि ये संसद निर्धारित कर रहा है। तो 2018 में संशोधन किया गया संसद के कानून में, संविधान में नहीं किया गया ना। तो इसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति की जो सैलरी उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर किया गया 5 लाख, और पेंशन हो गया हाफ, 2.5 लाख, ठीक है। राष्ट्रपति के मृत्यु के दौरान उनकी जो वाइफ होगी उनको पेंशन मिलेगा, उनको पेंशन कितना मिलेगा, जितना राष्ट्रपति को मिल रहा है उससे हाफ, ठीक है। तो पेंशन तो हटा दो, इसके अलावा पद के बाद भी उनको कई सारे विशेषाधिकार मिलते हैं। ये राष्ट्रपति भवन तो गया, दूसरा भवन मिलता है, ठीक है, दूसरी गाड़ी मिलती है। सुरक्षा के स्तर सेम नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन सुरक्षा रहेगी। समझ रहे हो? राष्ट्रपति जैसा नहीं रहेगा, लेकिन सारी चीज़ें रहेंगी। आपको गाड़ी, घर, सब चीज़ मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। अब स्तर तो कम हो गई है ना, जैसे 5 लाख का सैलरी कम हुआ, 2.5 लाख हुआ, इसी प्रकार से, लेकिन सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, सैलरी वर्तमान में 5 लाख है, पेंशन है उसका आधा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने देखा शर्तें और शपथ ग्रहण।
तो शपथ ग्रहण में ये याद रखना है, ठीक है, शपथ दिला कौन रहा है, और आर्टिकल याद रखना 60। इसके बाद हम आ जाते हैं महाभियोग में। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया आर्टिकल 61। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाएगा, क्यों चलाया जाएगा, तो संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करते हैं तब उन पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ये संविधान का उल्लंघन होगा क्या, इस बात को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, ठीक है। तो संविधान का उल्लंघन शब्द संविधान में परिभाषित है, ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हो जाएगा गलत, ठीक है। संविधान का उल्लंघन शब्द का यूज है लेकिन परिभाषित नहीं है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जाता है, संविधान का उल्लंघन करने पर, ठीक है। तो संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, ये तो संविधान में लिखा गया। संविधान का उल्लंघन होगा क्या, ये परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 में जिक्र मिलता है। और पूरी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में भी आर्टिकल 61 में बताया गया, ठीक है। प्रक्रिया क्या है, जैसे हम लोग देखे थे राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, अब देख रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। पहले तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो रहे थे, चुनाव जीत कर आ रहे थे, अब उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो हटाने की क्या प्रक्रिया, तो पहली बात आपको जो ध्यान देना है, ये जो महाभियोग का आरोप है ना, ये ध्यान में रखना। महाभियोग का जो आरोप है संसद के किसी भी सदन, तो वर्ड क्या यूज किया गया, संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। केवल लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे रहते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। ये जितनी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन यहीं से आना है। मैं मान लो एग्जामिनर हूँ, आप एस्पिरेंट हो एग्जाम देने वाले, ठीक है, आप भी इसी को पढ़ के जाओगे, मेरे पास भी यही सोर्स है क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो एग्जामिनर के माइंड को समझना है, तो एक एक की पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसका एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट में क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग जितना पढ़े, कुछ फालतू पढ़े क्या अभी तक, हर पॉइंट में क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में निम्नलिखित संबंधों कथनों पर विचार कीजिए। और एक स्टेटमेंट दे दिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो वो हो जाएगा गलत। क्योंकि क्यों गलत होगा, किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ किए जा सकते हैं, पहली बात, ठीक है। और ये जो आरोप है ना, इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिस भी सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है, उनके 1/4 सदस्यों ने, जिस सदन ने आरोप लगाया, फॉर एग्जांपल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, लोकसभा में 543 है तो 543 का 1/4, ठीक है। राज्यसभा में जैसे कैपेसिटी है अभी मतलब जो अलॉटेड सीट है 245 है, तो इसका 1/4, ठीक है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। जिस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बंदा आया और महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 उनका समर्थन होना चाहिए, और तुरंत आके दे नहीं देंगे, बैठक स्टार्ट हो और लाके दे नहीं दिए, कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा, देन फिर ये काम किया जा सकता है। तो क्या बात इंपॉर्टेंट है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन, राज्य विधानसभा में नहीं आएगा, राज्य विधान परिषद में नहीं आएगा, ठीक है। संसद की बात कर रहे हैं, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। और जिस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है उसके कुल सदस्यों का 1/4 है ना, उनका होना चाहिए हस्ताक्षर, समर्थन प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में है तो 543 का 1/4, करंट में जो कुल सदस्य संख्या है, राज्यसभा में बोलेंगे 245 का 1/4, ठीक है। समझ आ रही बात यहाँ तक। और 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। तो ये जो टर्म, जितने भी मैंने 3 बातें बताई, किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पहली बात याद रखना है।
दूसरा, कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, जिस सदन में प्रस्तुत हो रहा है वहां का 1/4, ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 दिन का नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बनाया जा सकता है क्वेश्चन कि 10 दिन का नोटिस, 15 दिन का नोटिस, 30 दिन का नोटिस, तो कितने दिन का नोटिस, 14 दिन का नोटिस। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जब हम लोग पढ़ते थे ना, जब मैं जाता था कोचिंग, इतना डिटेल से बताते नहीं थे, फिर जैसे जैसे हम लोग एग्जाम देते गए तो पता चला यार कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी के डेप्थ में जाके, तो आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, है ना। बाकी आप जगह देखेंगे ना तो बस पढ़ा देंगे, निपटा देंगे, खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन आएंगे कैसे, क्वेश्चन बनाना कैसे, क्योंकि भाई आपका सिलेक्शन तो उसी से होगा। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते 3-4 बात ऐसे बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं तो पढ़ा के बता दूंगा तो आप पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर देखोगे वापस नोट्स पलटा के, हाँ ये तो पढ़े थे लेकिन क्वेश्चन आएगा ये नहीं पता था। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो इसलिए मैं तो बता रहा हूँ, अगर किसी चीज़ को मैं नहीं बोलूँगा, मैं पहले ही सब्जेक्ट की स्टार्टिंग बताऊँ, सब पॉइंट में यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पहली बात, ठीक है। जिस सदन में पेश किया जाएगा वहाँ के कुल सदस्यों का 1/4 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, 14 दिन का कम से कम नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है? तो लोकसभा में अगर प्रस्तुत करना है तो लोकसभा में पहले 14 दिन का नोटिस देंगे 1/4 सदस्यों के समर्थन के साथ, और देन फिर 14 दिन के बाद, समझ आई बात, 14 दिन पहले उनको देना है महासचिव जो रहेंगे लोकसभा में बेसिकली, ठीक है। और महासचिव पहुंचाएंगे अध्यक्ष के पास, है ना। महासचिव जो होते हैं बेसिकली ऑफिसर होते हैं, सरकारी जॉब वाले, जो IAS होते हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन होकर बनते हैं वो, ठीक है। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे सभा की कार्यवाही इस प्रकार से रहेगा ना, यहाँ पे बैठेंगे सभापति, यहाँ पे एक पैनल रहता है जिस पर अधिकारी सब बैठे रहते हैं, इधर फिर अभी तो नया जो बन गया है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, मैं छोटा सा रहता है यहाँ पे, जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं उसके सामने जैसे कभी कार्रवाई देखना, ठीक है। और फिर ऐसे आर्क शेप में फिर सदस्यों के बैठने का स्थान रहता है। तो यहाँ पे महासचिव, मतलब बेसिकली जो सभापति, उनके सामने जो यहाँ पे स्पेस रहता है ना, यहाँ पे सब बेसिकली ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। सचिव है, महासचिव है, सारे IAS IPS प्रमोटेड अधिकारी रहते हैं, ठीक है। तो महासचिव के पास देना रहता है प्रस्ताव, और वो फिर उसको पहुंचाएंगे पीठासीन अधिकारी के पास। क्लियर है? तो 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद ही फिर यहाँ पे जो आर्क शेप में बैठे रहेंगे सभी सदस्य, 14 दिन के बाद अपना प्रस्ताव सामने रखेंगे। आई बात समझ में? तो ये तो पहली बात हुई, ये तो प्रस्तुत कर दिया प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, कोई भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, मान लेते हैं हम कि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब वो जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। तो महाभियोग का प्रस्ताव पास कैसे होना है? महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत तो कर दिए, अब 1/4 का समर्थन था जब लाए थे तब, अब वहां से पास तब होगा जब कुल सदस्य संख्या जिस भी सदन की वहां 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में? ला रहे हैं, पहले प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया एक प्रस्ताव महाभियोग का, ठीक है। और एक सदन मान लेते हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, पहली बात। और लोकसभा में अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 543। तो इनके 1/4 सदस्यों के समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया, प्रस्ताव आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पारित होगा तभी तो यहाँ जाएगा राज्यसभा में। तो यहाँ से पारित होने की क्या प्रक्रिया है? कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। तो यहाँ की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य। आ रहा है समझ में? 2/3 बहुमत, यानी कि कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। तो 543 का 2/3 कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेना, अभी कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। 543 का 2/3 इतने सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कहां जाएगा? कहां जाएगा प्रस्ताव? अरे कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। इतना सोचने वाली बात है क्या?
तो यहाँ पे जाएगा फिर, ठीक है। राज्यसभा में कितना रहा है? 362, ठीक है। तो 362 याद रखना। देखो विशेष बहुमत द्वारा हो रहा है ना। विशेष बहुमत संविधान में अलग अलग प्रकार के मिलेंगे आपको। एक तो विशेष बहुमत ऐसा है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3। एक हम लोग विशेष बहुमत पे देखेंगे उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। आ रही बात समझ में? दोनों में अंतर है। तो विशेष बहुमत के भी अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जिस विशेष बहुमत के बारे में बताया गया महाभियोग की प्रक्रिया में, ये ज्यादा टफ है, ठीक है। ये ज्यादा टफ कैसे है? कुल सदस्य संख्या का 2/3 यानी 543 अगर कुल सदस्य संख्या लोकसभा कंटेस्ट में बात करें तो इसका 2/3, जो आप बता रहे हो 362। राज्यसभा केस में आएंगे तो 245 का 2/3, ठीक है। तो लोकसभा में मान लो पेश किया गया तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। मान लो पास हो गया, ठीक है। तो ये जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 यानी कि 245 यहाँ का है। इसका 2/3 से अगर यहाँ भी पारित कर दिए तो राष्ट्रपति को जिस दिन पारित हुआ उस दिन अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये महाभियोग की प्रक्रिया है। वो निष्कासित हो जाएंगे, बेसिकली उनका समाप्त हो जाएगा कार्यकाल, अगर जिस दिन यहाँ से भी पास हो गया तो। आई बात समझ में? तो ये पूरी प्रक्रिया है। और ये जो सेकंड सदन में जब भी जाता है, सेकंड सदन याद रखना, दूसरा सदन हम बोल रहे हैं, लोकसभा या राज्यसभा वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ। दूसरा सदन इसलिए क्योंकि प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो लोकसभा में अगर प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव तो राज्यसभा दूसरा सदन हुआ। अब दूसरे सदन को बोला जाता है जांच सदन। महाभियोग की प्रक्रिया के कंटेक्स्ट में ये दूसरा सदन जो भी होगा वो होगा जांच सदन, ठीक है। अगर राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा जांच सदन के रूप में काम करेगा। अगर लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया गया तो राज्यसभा जांच सदन के रूप में काम करेगा। कब काम करेगा पता है? जब यहाँ से प्रस्ताव पारित होके यहाँ पहुंच जाएगा तब। मान लो यही पारित नहीं हुआ तो वहां तो पहुंचा ही नहीं, तो मैटर ऐसे ही खत्म हो गया। समझ रहे हो? तो जांच सदन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो सदन है सेकंड वाला, वो आरोपी की जांच करेगा। जितने भी आरोप लगे हैं राष्ट्रपति पर उसकी जांच करेगा, पहली बात, ठीक है। और जांच जब कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को भी तो अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है भाई। उनकी तो भी तो बात सुनना जरूरी है ना। तो राष्ट्रपति अपना पक्ष रखते हैं यहाँ पर, सेकंड वाला जो सदन होगा, ठीक है, अपना पक्ष रखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आरोपी की जांच भी होगी और राष्ट्रपति भी अपना पक्ष रख सकते हैं, स्वयं भी रख सकते हैं, किसी वकील के माध्यम से भी रख सकते हैं, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने ऊपर लगाए गए जो आरोप है उनके अपोज में बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है महाभियोग की। आई बस समझ में? आर्टिकल 61 में इसके बारे में जिक्र है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन संविधान का उल्लंघन जो शब्द है वो परिभाषित नहीं किया गया है। नहीं, कल बताया था। तो महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, लोकसभा में तो लोकसभा, राज्यसभा है तो राज्यसभा, उसके 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन का नोटिस मिलना चाहिए, ठीक है। फिर प्रस्तुत कर सकते हैं। जब प्रस्तुत किए तो फिर पारित करना पड़ेगा। अब तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने की क्या प्रक्रिया? 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात जिस सदन में प्रस्तुत किया गया वहां से 2/3 बहुमत से जब पारित कर देंगे तभी जाएगा दूसरे सदन में, ठीक है, जिससे इन आरोपों की जांच करनी होती है। अभी जो बताया आपको, जांच करने के लिए जांच सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने का और अपना प्रतिनिधित्व कराने का स्वयं भी कर सकते हैं या किसी वकील के माध्यम से भी प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा, ठीक है। अब दूसरा सदन इन आरोपों को अगर सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है। जैसा अभी बताया मैंने, राज्यसभा का कुल सदस्य संख्या 245, यहाँ भी 2/3 बहुमत से पारित कर देंगे। जब पारित कर देंगे तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। आई बात समझ में? ये है पूरी महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। इससे क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। सारा चीज पढ़ लिया हम लोग, ठीक है, क्लियर है। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचक गण, निर्वाचन की प्रक्रिया और ये महाभियोग, ठीक है। हटाया जा रहा है, उनको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, क्लियर है। अब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके बारे में याद रखना, इसको कहा जाता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, संसद द्वारा की जा रही है। तो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल फंक्शन है संसद का, पार्लियामेंट का।
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का जो मुख्य जो निर्वहन जो किया जाता है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अब संसद यहाँ पर न्यायपालिका के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी? महाभियोग की प्रक्रिया संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखना। कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक, क्लियर है। इंग्लिश में कहते हैं क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक। संसद परफॉर्म करे ना, बेसिकली न्यायिक प्रक्रिया न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे संसद न्यायपालिका के तौर पे एक तरह से न्याय प्रदान करने के लिए काम कर रहा है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया संसद की। दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट है, अब क्या देखना है, कंपेयर हो जाता है एक बार कि निर्वाचन, एक तो हम देख रहे हैं निर्वाचन राष्ट्रपति का, ठीक है, और दूसरा हो गया महाभियोग। अब कंपेयर से क्वेश्चन कैसे बन जाता है इसमें, निर्वाचन जब हो रहा है तब कौन कौन शामिल है निर्वाचक गण में, और महाभियोग जब हुआ तब कौन कौन शामिल है, ठीक है। निर्वाचन में कौन कौन शामिल थे, निर्वाचन में एक तो लिख लेते हैं निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित सदस्य लिख लेते हैं, संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक, और दूसरा है विधानसभा। तो संसद की बात करें यानी कि संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा पे आ जाएंगे तो निर्वाचित सदस्य, ये सब शामिल हो निर्वाचन में। इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है ये सभी, 4033 विधायक करेंडे पे और 776 सांसद, ठीक है। लेकिन महाभियोग में कौन शामिल हो रहा है बताओ? लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि अभी हमने देख लिया, ठीक है। और याद ये रखना है कि यानी कि केवल संसद लिखते हैं पहले बात, ठीक है, और संसद के 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां के निर्वाचित भी और मनोनीत भी है ना, टोटल मेंबर, कुल सदस्य सभी, ठीक है। तो महाभियोग अलग कैसे हुआ? महाभियोग अगर निर्वाचन बेसिकली उन पर्सन व्यक्तियों की अगर बात करें जो शामिल हो रहा नहीं हो रहा है, तो यहां पर मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हुए थे निर्वाचन में, चाहे राज्यसभा के मनोनीत हो, चाहे लोकसभा के मनोनीत हो, चाहे विधानसभा के मनोनीत हो, ये लोग शामिल नहीं हुए थे निर्वाचक गण में, ठीक है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचित तो है ही है, मनोनीत भी शामिल है। तो लोकसभा में, अब देखो लोकसभा में तो 2019 के बाद मैंने बताया एंग्लो इंडियन खत्म, ठीक है, पहले भी होता था, अगर अभी तक तो प्रक्रिया चली भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन का होता था तो शामिल हो सकते थे, क्लियर। राज्यसभा में जो 12 मनोनीत है, अगर कभी इन केस फ्यूचर में महाभियोग लाया गया किसी पे, आज से 100 साल बाद लाया गया, अगर कौन जान रहा है, जब हम लोग नहीं रहे तब, ठीक है, तो फिर जो 12 मेंबर है राज्यसभा के मनोनीत वो तो शामिल होंगे, और लोकसभा वाले 2 तो अब खत्म ही हो गए एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो लोकसभा तो केवल निर्वाचित ही बचते हैं, राज्यसभा के 12 मेंबर जो मनोनीत है वो भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात, कुल सदस्य में निर्वाचित भी आ गया, मनोनीत भी आ गया। और दूसरी बात, यहाँ पर विधानसभा के मेंबर शामिल हुए थे निर्वाचक गण में, यहाँ पे विधानसभा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया में कौन से शामिल हो रहे हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। जबकि जब निर्वाचन में आ जाते हैं तो फिर केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा प्लस एड हो जाता है विधानसभा, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आई बस समझ में यहाँ तक? तो इस वाली बात को ना अच्छे से याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। निर्वाचन की प्रक्रिया से महाभियोग प्रक्रिया कैसी अलग है, क्योंकि जो शामिल हो रहे हैं उनमें अंतर है यहाँ पे, है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा इस स्लाइड में, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया समझ आ गई, कैसे कैसे हो रहा है सिस्टम, ठीक है। दूसरा सदन जो कहलाएगा जांच सदन, ऐसा अगर मान लो लिख ले, अभी तक जो मैं जितना टफ बोर होता तो एग्जामिनर भी बनाया नहीं है टफ, मान लो ऐसा लिख ले, मतलब एग्जाम में आपको मिल जाए कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा जांच सदन के रूप में काम करता है, सही होगा गलत होगा? राज्यसभा जांच सदन के रूप में काम करता है, तो और जनरली अगर ऐसा लिख के आ जाएगा ना
तो मान के चलो 90% लोग गलत मार के आएंगे। राज्यसभा वरिष्ठ सदन, ऊपरा सदन, ऊपरी सदन बेसिकली हाँ काम करेगा जांच सदन के। आपको अगर नहीं बता रहा था तो आप भी यही करके आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली क्या देखते हैं, लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा ऊपरी सदन, वरिष्ठों की सभा है, हाँ जांच कर सकता है राज्यसभा, लेकिन नहीं, सेकंड जो सदन होगा वो करेगा, दूसरा सदन। तो दूसरा सदन अगर लिखा रहेगा तो ठीक है, क्योंकि पहला सदन वो है जहां पे प्रस्ताव लाया गया, वहां से जब पारित हो जाएगा तो दूसरे में जाएगा। अब पहला सदन कोई भी हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगर राज्यसभा में पहले लाया गया तो लोकसभा जांच सदन के तौर पे काम करेगा, लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा जांच सदन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो यूपीएससी लेवल का बता रहा हूँ आप लोग को, यूपीएससी का पॉलिटिक्स क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पूरा, जितना पढ़े। इसके अलावा इसमें और बातें हैं नहीं। संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये ध्यान में रखना है। और हमने कंपैरिजन करके देखा निर्वाचन और महाभियोग की प्रक्रिया में कि शामिल कौन हुए कौन नहीं हुए, ठीक है। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 62। इसके बारे में तो जनरली बताते भी नहीं है। 62 ये बताता है कि राष्ट्रपति की पद में रिक्ति की पूर्ति हेतु चुनाव कराने का समय। जब राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट कितने प्रकार से हो सकता है, निम्न प्रकार से राष्ट्रपति का पद हो सकता है रिक्त। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो चुनाव कराने का समय क्या होगा, कितने समय के अंदर चुनाव कराना है, इस बारे में बेसिकली प्रावधान किया गया आर्टिकल 62 में, ठीक है। तो पहले बात तो हमको ये समझना है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो कितने प्रकार से रिक्त हो सकता है। तो 5 प्रकार आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला है राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होगा, कार्यकाल समाप्त होने पर। सबसे पहली बात, सीधी सी बात, 5 साल का कार्यकाल उनका, 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। दूसरा, त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई भी परेशानी लगे, उनको लगता है कि पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो त्यागपत्र दे सकते हैं। तीसरा है अगर उनकी मृत्यु हो जाए, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पद में रहते रहते उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनकी भी पद के दौरान मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उनकी मृत्यु पर। और चौथा जो है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर, ठीक है। 4 हो गया। निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे पहले, ठीक है। तो पद ग्रहण करने के लिए अगर अर्हक न हो, यानी कि योग्य न हो, अगर अयोग्य पाया गया बाद में, या फिर निर्वाचन अवैध घोषित किया जाए, ठीक है। तो ये 5 बेसिकली प्रक्रिया है जिसके आधार पे, प्रकार है बेसिकली जिसके आधार पे राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, कार्यकाल समाप्त होने पर पहला, ठीक है, फिर त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग, 4 हो गया। और निर्वाचन अगर अवैध घोषित हो जाए या पद से अर्हक न हो, योग्य न हो, अगर बाद में ऐसा पाया गया, तो 5 प्रक्रिया है, ठीक है। बेसिकली 5 प्रकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से पद हो सकता है रिक्त। अब यहाँ पे आपको समझना है, पहले टाइप को यहाँ पे रखना है। एक तो देखो हमको इसको पढ़ना कैसे, 2 टाइप से पढ़ना है। अगर पद रिक्त होता है 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, एक कंडीशन इसमें देखेंगे, दूसरा कंडीशन है बाकी के चारों को मिला के, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया और दूसरा कंडीशन इस प्रकार से होगा, जिसमें त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग और जो बेसिकली निर्वाचन है अवैध घोषित हो जाए, सबको शामिल करेंगे। तो ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। 5 प्रकार से पद हो रहा है रिक्त। इसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं 2 टाइप में। पहला टाइप है सामान्य, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, और दूसरे टाइप में हमने बाकी के चारों को ला लिया, त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग और निर्वाचन अवैध घोषित, ठीक है, ये दोनों को। अब पहला जो टाइप है, अगर इस प्रकार से राष्ट्रपति का पद होता है रिक्त, तो फिर क्या होगा, यदि पद रिक्त होने का कारण उनके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव कराना चाहिए, ठीक है। जो हम देखते हैं प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी अभी, ठीक है, तो वो शपथ ग्रहण करेगी उससे पहले ही, जो रामनाथ कोविंद का कार्यकाल से समाप्त होने वाला था, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होना था, ठीक है। तो उनके कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया गया, यानी कि द्रौपदी मुर्मू वहां पर इलेक्ट हो चुकी थी। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था, द्रौपदी मुर्मू पहले इलेक्ट हो चुकी। जैसे ही रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हुआ, वैसे ही द्रौपदी मुर्मू ने अपना शपथ ग्रहण किया। तो सीट जो है वैकेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पद रिक्त होने का कारण अगर कार्यकाल का समाप्त होना हो, ठीक है, तो कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव कराया जाएगा, ठीक। और
यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की अगर देरी हो गई, अभी आज तक तो हुई नहीं है, अगर इन फ्यूचर कुछ हो जाता है ऐसा कि मान लो 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है राष्ट्रपति का, लेकिन अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं कराया गया है, ठीक है, तब की केस में क्या होगा? यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी अगर हुई, ठीक है, तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति कौन रहेंगे? तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है अपने पद पर बने रहेंगे 5 वर्ष के बाद भी, ठीक है, 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पे बने रहेंगे। कौन? वर्तमान राष्ट्रपति। यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट में कैसे घुमाएंगे कि उपराष्ट्रपति काम करेंगे राष्ट्रपति के तौर पे, ठीक है। स्टेटमेंट रहेगा सिंपल सा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने कथन सही है, कौन से कथन सही है। 3-4 दे दिया जाएगा। एक कथन दिया जाएगा, राष्ट्रपति के अगर बेसिकली कार्यकाल की समाप्ति के दौरान अगर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है तो उस समय काल में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा, ठीक है। वो हो जाएगा। क्या सही होगा, गलत होगा? बताओ। गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर कार्यकाल का समाप्त होना बेसिकली अगर कंडीशन है तो राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वही राष्ट्रपति बने रहेंगे 5 वर्ष के बाद भी, है ना। चुनाव अगर नहीं कराए तो तुम्हारी गलती भी है, मैं तो राष्ट्रपति रहूंगा, सीधा सा मतलब। उपराष्ट्रपति यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ठीक है। तो 5 साल हो गया चुनाव का, इसलिए चुनाव पहले ही करा लिया जाता है। अभी तक कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया है। मान लो अगर कोई दिक्कत आए कल के टाइम पे, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो 5 और 3 8, 3 साल तक एक्स्ट्रा राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक। आई बात समझ में? उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे? ये सेकंड टाइप में आएगा, ये वाले में। त्यागपत्र देने पर, मृत्यु हो गई, महाभियोग हो गया, या निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, पद के लिए अयोग्य घोषित हो जाए, तो ये दूसरा टाइप है। समझ गए? 2 टाइप में हमने कैसे क्लासिफाई किया। 5 प्रकार से हो सकता है पद रिक्त, और 2 टाइप में बेसिकली हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि के बाद या बेसिकली राष्ट्रपति का बेसिकली पोस्ट वैकेंट जब हो जाता है, ठीक है, तब फिर कौन राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो एक टाइप में हमने देखा कार्यकाल समाप्त होने पर कौन रहेगा राष्ट्रपति? जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो ही। क्लियर? जब तक चुनाव नहीं करा लिया जाए। ऐसे तो हम देखते हैं कि चुनाव करा लिया जाता है, लेकिन अगर इनकेस अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है, एक्सेप्शन, तो फिर वर्तमान राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति रहेंगे। याद रखना, स्टेटमेंट को घुमा सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति नहीं, वर्तमान राष्ट्रपति। लेकिन अगर पोस्ट वैकेंट होता है कार्यकाल, त्यागपत्र देने पर, मृत्यु हो गया, महाभियोग हो गया, या फिर निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, तब राष्ट्रपति के तौर पे कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? कार्यकाल समाप्त होने पर अगर रहेगा तो वर्तमान राष्ट्रपति ही। लेकिन अगर, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है बेसिकली बाकी चारों से अलग है। यहाँ पर पोस्ट जो वैकेंट हो रहा है, सडनली वैकेंट हो रहा है ना। और यहाँ पर इनकी तो कोई गलती है नहीं, ये तो अपना कार्यकाल कर रहे हैं भाई 5 साल का, ठीक है। और उसके बाद भी अगर चुनाव नहीं हुआ है तो इन्हीं को मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो सडन है, त्यागपत्र दे दिया है, मतलब कि पोस्ट में आकस्मिक रिक्ति आ गई एक प्रकार से, या मृत्यु हो गई या महाभियोग हो गया। ये कोई प्री प्लान तो है नहीं, पहले से तो पता है नहीं, या निर्वाचन अवैध घोषित हो गया, तो फिर उनको तो उसी डेट से फिर क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा, पद से हटना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पोस्ट एकदम सडन वैकेंट हो गया। अब तुरंत तो चुनाव नहीं करा सकते इस कंडीशन में, तो फिर कौन भूमिका निभाएगा? तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड टाइप में आ जाते हैं। यदि उसका पद, उसकी मृत्यु हो गया, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी भी कारण से रिक्त होता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कब कराया जाएगा? कोशिश की जाएगी कि पद रिक्त जो हुआ है उस दिन से लेकर 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाए। ट्राई किया जाएगा कि 6 महीने के पहले चुनाव करा लिया जाए। राष्ट्रपति ने मान लो त्यागपत्र दे दिया, या महाभियोग प्रस्ताव से उनको पारित करके हटा दिया गया, या मृत्यु हो गई, ठीक है। जैसे 2 बार मृत्यु हुई है, मैंने बताया, जाकिर हुसैन 1969 में और 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये क्या गया कि 6 महीने के अंदर ही, जिस दिन पोस्ट वैकेंट हुआ उसके 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराया जाएगा नए राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। और इस 6 महीने के ड्यूरेशन में कौन राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा? तो नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद, देखो ये तो हटा दो, इस दौरान काम करेगा अपना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे, ठीक है। और जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, अमेरिका में क्या सिस्टम है, कल की क्लास में क्या बताया था कि राष्ट्रपति का पद वैकेंट होता है, 4 साल का कार्यकाल है, 2 साल बाद अगर मान लो मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति अगले 2 साल के लिए राष्ट्रपति ही बन जाता है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ अगर त्यागपत्र, मृत्यु अगर कुछ भी हुआ तो फिर कोशिश ये की जाएगी कि 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए, और इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम कितना दिन नहीं करेगा? 6 महीने तक ही करेगा,
ठीक है। अब इसके बाद तो नया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया है, तो वो कब तक काम करेगा फिर? 5 साल तक, है ना। ऐसा नहीं है कि 5 साल हमारे मान लेते हैं एग्जाम्पल, 5 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है, और मान लेते किसी राष्ट्रपति ने 3 साल तक कार्य किया और उसके बाद मान लो मृत्यु होगी, तो 2 साल बचा है इनका। तो मान लो नया चुनाव हुआ, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं कि नया चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति है वो 2 साल बचा हुआ 2 साल के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है, ये अमेरिका में होता है, ठीक है। इंडिया में क्या होगा, जो नया राष्ट्रपति निर्वाचन होगा 5 साल के लिए ही रहेंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई, नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। जैसे कि 1952 में चुनाव हुआ राजेंद्र प्रसाद, 1957 में चुनाव हुआ राजेंद्र प्रसाद, 1962 में चुनाव हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राष्ट्रपति बने। 62 में चुनाव हुआ, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ 67 में। 67 में जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के, ठीक है, उनकी डेथ हो गई 1969 में। तो 2 साल का टर्म उन्होंने पूरा किया, 3 साल बचा था। 69 में जब चुनाव हुआ तो वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, ठीक। 69 से लेके कब तक? 5 साल, 74। आई बात समझ में? 74 में फिर राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। 77 में उनका डेथ हो गया। कार्यकाल कितना पूरा किया? 3 साल, ठीक है। उसके बाद फिर अगले जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीवन रेड्डी, 77 से 5 साल, 82। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक बने रहेंगे, ना कि शेष कार्यकाल तक, ठीक है। आपको लिखा मिल सकता है स्टेटमेंट में कि शेष कार्यकाल तक बने रहेंगे जितना बचा रहेगा, ठीक है, लेकिन शेष नहीं, पूरा 5 साल। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 महीने के भीतर तो चुनाव कराना है। अब सेकंड जो लाइन है यहाँ पे ये मिलेगा आपको कि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग किसी भी कारण से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ठीक है। अगर पद में रिक्ति कार्यकाल का समाप्त होने के कारण हो, अगर चुनाव नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति ही अगले राष्ट्रपति जब तक चुनाव नहीं होगा बने रहेंगे। लेकिन अगर त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग या निर्वाचन अवैध कोई भी कारण से रिक्त होता है सडनली, तो फिर उपराष्ट्रपति काम करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे। आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का तबीयत खराब है, 1 महीना 2 महीना बेड रेस्ट में है, तो उस दौरान भी तो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या किसी आवश्यक कार्य के चलते वो बाहर हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? तो इस दौरान भी आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक। अगर अनुपस्थित है किसी कारण से, किसी भी रीजन से, तो इस दौरान भी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद के तौर पे काम करेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? और मान लो उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन काम करेगा? उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो, ठीक है। तो अगर पद उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो काम करेंगे राष्ट्रपति के तौर पे। और अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। ये जो सिस्टम था ना वरिष्ठतम न्यायाधीश वाला, ये मूल संविधान में था नहीं, केवल ये बस था कि उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो फिर राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। वरिष्ठतम न्यायाधीश वाले कंसेप्ट को संविधान संशोधन करके ऐड किया गया 1969 में। 1969 में इस चीज को ऐड किया गया कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, अगर वो भी नहीं है तो कौन काम करेगा राष्ट्रपति के तौर पे? तो काम किया जाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। आई बात समझ में? अब कोई ना कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश तो रहेगा ही, है ना। तो इसलिए ये व्यवस्था किया गया 1969 में। इंदिरा गांधी इस समय काल में प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है, 1969 की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम बचा अपने पास? ठीक है। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है, 1952 में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1957 में चुनाव हुआ, 1962 में, ठीक है, और फिर 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इस समय राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए। कब की बात कर रहे हैं? 1967 की, ठीक है। अब हुआ क्या, इनका पद में रहते रहते हो गया डेथ हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गई। 1967 की बात करें, इनकी मृत्यु हो गई बेसिकली 1969 में, 2 साल में, ठीक है। तो फिर आपको पता है
मृत्यु हो गई मतलब 6 महीने के अंदर क्या प्रावधान किया गया, चुनाव कराया जाएगा और 6 महीने तक राष्ट्रपति के तौर पे कौन काम करेगा, जो उपराष्ट्रपति है वो। ठीक है, तो इस समय काल पे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, है जो मैं आपको बोल रहा था ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा, वही बता रहा हूं अभी। तो इस समय काल में उपराष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे थे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। कब की बात कर रहे हैं, इस समय काल में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो वो अब बन गए एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। अब आपको पता है 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है, क्योंकि भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति तो भैया 6 महीने तक के लिए है, 6 महीने के अंदर तो चुनाव कराना है, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है। तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन जब किया जा रहा था, 1969 की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस समय। ठीक है, इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि अपना डोमिनेंस बना के रखे, भाई जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ठीक है, अब अपना वर्चस्व बनाए रखना ये चाहती थी। इनके अपोनेंट में एक लीडर थे मोरारजी देसाई, जो काफी समय से, जब से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तब से वो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो पॉलिटिकल टसल चल रहा था। ठीक है, अब इस समय काल में क्या हुआ कि सरकार ने बेसिकली, जो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे, ठीक है, राष्ट्रपति के तौर उम्मीदवार के तौर पे सरकार भी अपना नाम प्रस्तावित करती है, विपक्ष के जो बेसिकली पार्टी वही प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, तो सरकार ने यानी कांग्रेस पार्टी ने क्या नाम प्रस्तावित किया, नीलम संजीवन रेड्डी का। नीलम संजीवन रेड्डी का नाम कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तावित किया राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे। अब नीलम संजीवन रेड्डी जो थे ना, ये बेसिकली दब के काम करने वालों में से नहीं थे, तो इंदिरा गांधी की इनसे कुछ खास बनती नहीं थी। और नाम किसने प्रस्तावित किया था, कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की ही सरकार चली जा रही है ना, कांग्रेस पार्टी द्वारा ही नाम प्रस्तावित किया गया था नीलम संजीवन रेड्डी का। क्लियर है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर तो पद वैकेंट हो गया, उपराष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे वीवी गिरी। ठीक है, मतलब सॉरी, उपराष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे थे, अब बन गए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, और नया चुनाव कराया जाएगा 6 महीने के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट का नाम प्रस्तावित किया राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे, वो थे नीलम संजीवन रेड्डी। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी से ही थी। ठीक, उनका जमता नहीं था नीलम संजीवन रेड्डी से, वो नहीं चाहती थी कि नीलम संजीवन रेड्डी बने राष्ट्रपति, क्योंकि अगर वो बन जाएंगे तो इनको सही से काम करने नहीं देंगे, कि उनको प्रधानमंत्री जी को, इंदिरा गांधी को। ठीक है, तो वो फिर गई इनके पास। ये जो बंदे थे वीवी गिरी, इनसे इंदिरा गांधी का अच्छा जमता था। ठीक है, वो चाहती थी कि ये बने कौन, राष्ट्रपति। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसका नाम प्रस्तावित किया था, नीलम संजीवन रेड्डी का। और कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, मतलब एक ही पार्टी के अंदर टसल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का नहीं जम रहा है, ठीक है, उस कैंडिडेट से जिनका नाम पार्टी ने प्रस्तावित किया है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, नीलम वीवी गिरी के पास गए। ये तो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, कांग्रेस से ही थे। अब जितने आजादी के टाइम पे देख रहे जितने बड़े लीडर सब कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे मुख्यतः। ठीक है, कुछ कुछ अपोनेंट में भी थे लेकिन मुख्यतः। ठीक है, तो वीवी गिरी के पास गए। ठीक है, कौन गई, मतलब बेसिकली इंदिरा गांधी गई। उन्होंने इनसे कहा कि मैं चाहती हूं कि आप राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के तौर पे नामांकन दाखिल करें, आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। ठीक है, इंदिरा गांधी इनके पास गिर बोली। ठीक है, क्योंकि नीलम संजीवन रेड्डी तो उनको पसंद नहीं है ना। अब इनके पास गई, ये ऑलरेडी उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने क्या किया, सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं, ये तो राष्ट्रपति है, अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति लिख लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे और उनका पद हो गया वैकेंट, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये। इंदिरा गांधी इनके पास गई, ये बोली कि वीवी गिरी आप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करो, आप चुनाव लड़ो राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, उनकी बात मान गए वीवी गिरी। तो उपराष्ट्रपति थे ये पहले, राष्ट्रपति की डेथ हुई तो बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, अब फिर ये भी चुनाव में नामांकन दाखिल किया राष्ट्रपति पद के लिए। अब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है तो त्यागपत्र देना पड़ेगा पहले पद से। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, राष्ट्रपति भी यही थे और पहले उपराष्ट्रपति थे, तो त्यागपत्र किस पद से देंगे और त्यागपत्र किसको देंगे, थोड़ा समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। पहले थे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की डेथ हो गई तो बन गया राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफिस में भी बैठते कौन है? वीवी गिरी। तो इंदिरा गांधी इनके पास गए, आप चुनाव लड़ो, तो इनको पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, आप पद से इस्तीफा दो और चुनाव लड़ो, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए। तो किस पद से इस्तीफा दूं? क्योंकि मैं तो उपराष्ट्रपति था, अभी तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहा हूं, तो कौन से पद से इस्तीफा दूं और किसको दूं? अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देंगे तो राष्ट्रपति को, लेकिन मैं किस पद पे हूं और किसको इस्तीफा दूं? ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि कार्यवाहक राष्ट्रपति तो ये टेम्पररी थे, ठीक है, इन्होंने बेसिकली अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, ठीक है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे बेसिकली और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे थे, तो उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। तो उपराष्ट्रपति भी खुद ही थे, किसको देता इस्तीफा? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति भवन में गया और साइन किसने किया, अप्रूव किसने किया? इन्होंने ही किया, क्योंकि ये राष्ट्रपति के तौर पे भी कार्य कर रहे थे, समझ रहे हो? तो अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र लिखा, उपराष्ट्रपति तौर से ऑफिस भेजा, प्रेसिडेंट ऑफिस गए भवन में, खुद ही अप्रूव किया, साइन किया, क्योंकि राष्ट्रपति भी यही थे, ठीक है, समझ रहे हो? त्यागपत्र देने वाले भी यही थे, एक्सेप्ट करने वाले भी यही थे, ठीक। तो ये प्रक्रिया चली थी। अब इनका भी पोस्ट हो गया फिर वैकेंट, ठीक है, तो फिर कौन भूमिका निभाएगा राष्ट्रपति के तौर पे? अब उपराष्ट्रपति पद भी गया, राष्ट्रपति तो वैसे ही निपट लिए, उपराष्ट्रपति तो त्यागपत्र दे दिए, तो अब कौन बचा? तो मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे, वो निभाए भूमिका राष्ट्रपति के तौर पे। तो इस समय काल में थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नाम सुने हो? यस, इन्हीं के नाम पे है, ठीक है, हाँ। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये बने फिर, ये थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय काल में, जो ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। तो 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त, लगभग एक महीना, इस समय लगभग एक महीना के टाइम तक इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पे काम किया, समझ गए? राष्ट्रपति मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे। और अगर मान लो ये भी नहीं होते इन केस, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होता है वो तो एक रहेगा ही, ठीक है, तो वो काम करते राष्ट्रपति के तौर पे। यहाँ तक आया पूरा समझ में? तो ये पूरा सीन था। अब जब चुनाव हुआ ना, तो इंदिरा गांधी ने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी ने नाम प्रस्तावित किया है नीलम संजीवन रेड्डी का। इंदिरा गांधी चाहती नहीं थी, प्रधानमंत्री थे वो नहीं चाहती थी नीलम संजीवन रेड्डी बने, यानी पार्टी के प्रस्ताव से इंदिरा गांधी खुश नहीं थी। इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को बेसिकली मना लिया था, तो इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। एक महीने ही काम किया, चुनाव कंप्लीट हो गया था फिर। तो जब चुनाव हुआ तो कौन जीता चुनाव? अरे कैसे? नीलम संजय रेड्डी, बताया था ना, 1969 वीवी गिरी जीते चुनाव। तो ये पार्टी की हार हो गई। इसी दौरान पार्टी में तो बेसिकली फूट पड़ गई थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में। इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी बना ली बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ आया? तो चुनाव जीता गया वीवी गिरी के द्वारा। तो मैंने आपको जब राष्ट्रपति का निर्वाचन जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था केवल एक ही बार ऐसा हुआ है कि सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई है। आज तक पहले राउंड की काउंटिंग में ही राष्ट्रपति मिल गया है। जो एकल संकरणी मत पद्धति हम देख रहे थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो एक ही बार है जब सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई है, वो इस बार हुई है, जिसमें वीवी गिरी बने राष्ट्रपति। वोट परसेंटेज क्या था पता है? 50.22%। इस परसेंट से जीते थे चुनाव। ये कितना क्लोज है देख लो, ठीक है। सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी इसमें। अभी तक जितना भी इलेक्शन हुआ है फर्स्ट राउंड की काउंटिंग, और एक बार तो निर्विरोध, एक बार तो हुआ ही नहीं है चुनाव। ये जो नीलम संजय रेड्डी जो चुनाव हारे इस समय काल में, 69 की बात कर रहे हैं, ठीक है। वीवी गिरी राष्ट्रपति बनेंगे, 74 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 1969 से 74, ठीक है। 74 में फिर से चुनाव होगा, फखरुद्दीन अली अहमद फिर राष्ट्रपति बनेंगे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। इनका भी डेथ हो जाएगा 77 में, ठीक है। अब जब 77 में इनका डेथ हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पर जब चुनाव किया जाएगा तो नीलम संजय और रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो दूसरी बार, ठीक है, पहली बार तो राष्ट्रपति बने नहीं थे, नाम प्रस्तावित किया गया। इस बार तो कोई चुनाव हुआ ही, निर्विरोध, टोटल निर्विरोध हुआ था। इनके नाम पे पूरी सारी पार्टियों ने सहमति बना ली। तो 77 का जो चुनाव था वो था निर्विरोध, है ना। नीलम संजय और रेड्डी सबकी सहमति से, चुनाव हुआ ही नहीं, राष्ट्रपति बन गए। सबकी सहमति थी, चुनाव कराने की क्या जरूरत, क्लियर है। इसके अलावा 3 बार ऐसा हुआ था जब 99% वोट से लोग चुनाव जीते, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है, KR नारायणन है, और एक बार डॉक्टर S राधाकृष्णन है। 3 बार।
और ये जो वोट परसेंटेज देख रहे हैं 50.22% वोट से जो वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे, ये सबसे क्लोजेस्ट है अभी तक का। ठीक है, सेकेंड राउंड की काउंटिंग क्लोजेस्ट क्यों, ये भी समझ आया स्टोरी से, क्योंकि इंदिरा गांधी का सिस्टम है यहाँ पे, वो नहीं चाहती थी, है ना। और उन्होंने एक बात बोली सदन में आके, लोकसभा राज्यसभा में, कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से बेसिकली वोट देना, कौन पार्टी क्या चाहती है उस पर मत जाओ, क्योंकि भाई पार्टी ने जिनका नाम प्रस्तावित किया था उनके नाम से खुद खुश नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने वीवी गिरी को जिताने के लिए कहा अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग करना। ठीक है, तो लोग, आधे लोग, भाई इंदिरा गांधी का डोमिनेंस था, भाई जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, रहता है पॉलिटिकल, ठीक है, तो उनकी बात को कैसे टाले, काफी सारे लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोगों जो कांग्रेस पार्टी के साथ थे उन्होंने तो वोट इन्हीं को दिया, नीलम संजय रेड्डी को, लेकिन इंदिरा गांधी का फ्यूचर देख रहे थे लोग, डायनेमिक लेडी है, आने वाले टाइम पे बहुत आगे जा सकती है। ठीक है, तो फिर उनके समर्थन में भी कई सारे लोग थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। यही सपोर्ट हमको दिखता है चुनाव के बेसिकली परसेंटेज वोटिंग का क्या हुआ, 50.22% से वोट जीते वीवी गिरी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये प्रक्रिया था चुनाव का, और अभी तक हमने आर्टिकल वाइज सारी चीजें कवर कर ली है। ठीक, बाकी ये तो स्टोरी था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, जहां से क्वेश्चन आएगा वो सारी चीज हमने देख ली यहाँ तक। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे यहीं तक। इसके बाद हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति पद की जो शक्तियां हैं उनके कर्तव्य है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 7 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति जी है, हमारे तो नहीं है, ठीक है, जहाँ के भी है, तो 7 प्रकार की शक्तियां हैं। कार्यपालक बोलो या कार्यकारी बोलो, विधायी है, न्यायिक है, वित्तीय है, कूटनीतिक है, सैन्य है और आपातकालीन शक्ति। 7 प्रकार की शक्ति है। आर्टिकल 53 हम देखें, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति के बारे में बताएगी, मतलब ये वाली शक्ति के बारे में बताएगी, है ना। ये बाकी जो है ना, अलग अलग आर्टिकल्स में आपको प्रावधान मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, तो आर्टिकल 72 में है। वो क्षमादान की जो शक्ति है वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति करे तो वो भी तो पावर हुई, है ना, वो भी तो उनका कर्तव्य है, पावर है। तो उसके रिलेटेड जो प्रावधान है आर्टिकल 124 में मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट वाला, वो भी न्यायिक शक्ति है, क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित इसमें कई सारी शक्तियां हैं। लेकिन देख के घबराना नहीं है, लंबा चौड़ा लिस्ट मिलेगा, लेकिन याद कैसे करना है मैं आपको सीधा से ट्रिक बताऊंगा। जो मैटर कार्यपालिका से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव से, राष्ट्रपति कुछ भी आप ऑप्शन में आएगा, आप देख के जान जाओगे, वो कार्यपालक शक्ति है। आने वाली कल की क्लास में देखेंगे। जो संसद से रिलेटेड जो भी मैटर है, संसद, जैसे संसद का सत्र बुलाया राष्ट्रपति ने, सत्र अवसान किया, लोकसभा का विघटन किया, तो संसद से संबंधित काम कर रहे हैं, तो संसद क्या है, विधायिका है, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित जो भी काम किया जाएगा वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, समझ आया पूरा? ठीक है, फिर आज यहीं तक करते हैं। इसको पूरा रिवाइज कर लेना ना एक बार घर जाके, जितना आज हम लोग पढ़े हैं। हम लोग देखे आज आर्टिकल 62, 61, 60 और 59 आई थिंक, है ना। राष्ट्रपति पद की शर्तों से लेकर 59 हो गया, 60 हो गया शपथ ग्रहण, 61 है महाभियोग की प्रक्रिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमने देखा था 62 में जब पद उनका रिक्त हो जाता है, जो चुनाव कराने का समय कितना है, 6 महीने है। ठीक है, 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाता है, और इस 6 महीने के टाइम पीरियड तक कौन राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा। अगर 5 साल का कार्यकाल समाप्त होना है, ठीक है, तब तो वर्तमान राष्ट्रपति। लेकिन अगर बाकी का जो सिस्टम आ गया, त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग या कोई भी कारण हो, दुनिया का कोई भी कारण, तो उपराष्ट्रपति बनेगा राष्ट्रपति। कब तक? जब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। और निर्वाचन करने के लिए कोशिश ये किया जाता है कि 6 महीने के पहले कराए। 1969 में हुआ था, 1977 में हुआ था, 6 महीना भी नहीं लगा था, 2-3 महीने में करा लिए थे। ठीक है, 6 महीने तो टाइम दे दिया जाता है, 2-3 महीने में खत्म करा देते हैं। ठीक, याद रखना तो इसको। हाँ, उपराष्ट्रपति